नमस्कार सभी को, मास्टरगंज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं स्पेस टेक्नोलॉजी से जुड़ा कुछ करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आइए देखते हैं। पहला रशिया की तरफ से है। रशिया का जो अंगारा 5 बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है, अंगारा 5, उसका सफल परीक्षण हुआ है दिसंबर 2020 में। 14 दिसंबर 2020 में इसका द्वितीय सफल परीक्षण है, यानी 6 साल पहले एक बार और 2014 में, दिसंबर 2014 में एक बार और इसका प्रथम परीक्षण हुआ था। अब ये द्वितीय सफल परीक्षण है। तो ये बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है अंगारा 5। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बताया है। तो अब इसके बारे में कुछ डिटेल देख लेते हैं। अंगारा 5 रॉकेट जो है वो अंगारा जो है एक रॉकेट की फैमिली है, पूरी रशिया ने डेवलप किया। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब यूएसएसआर था तो उसके बाद वो डिसइंटीग्रेट हुआ, फिर रशिया जो बचा तो उसमें अलग अलग देशों में बहुत सारी फैक्ट्रियां थीं, कुछ काम थे। तो जहाँ रॉकेट बनता था वो यूक्रेन में था, कुछ पार्ट कजाकिस्तान में। तो इस तरह की चीज़ें जब वो टूट के अलग देश बन गए तो रशिया के पास कुछ खास नहीं बचा। तो स्पेस टेक्नोलॉजी में अपना वो करने के लिए इनको क्या करना होता था कि दूसरी जगह से मदद लेके फिर अपना लॉन्च करना पड़ता था। अब क्या हुआ, फिर उसके बाद रशिया ने खुद का एक जो है पावरफुल रॉकेट की फैमिली पूरी डेवलप की। ये है अंगारा की पूरी फैमिली में जितने रॉकेट्स हैं, सबसे ख़ास बात अंगारा फैमिली के रॉकेट्स की है कि जो वज़न है, जितना भी पेलोड है उसका कितना उठाना है और कितनी ऊंचाई तक पहुंचाना है, मतलब किस ऑर्बिट में पहुंचाना है। अगर पृथ्वी के लोएस्ट ऑर्बिट में पहुंचाना है तो पेलोड ज़्यादा भी ले सकते हैं, अगर बहुत दूर तक जियो स्टेशनरी तक पहुंचाना है तो पेलोड कम भी हो सकता है। तो वज़न और उसके अनुसार ये वैरी कर देता है, लेकिन है बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट। और इसकी थोड़ी सी डिटेल्स और देख लेते हैं। तो मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का लोएस्ट ऑर्बिट है, ठीक है। तो अंगारा 5 क्या करता है, 24.5 मेट्रिक टन जो लोड है उसको 200 किलोमीटर की ऑर्बिट तक, यानी पृथ्वी का जो लोएस्ट ऑर्बिट के बराबर है वो 200 किलोमीटर की ऑर्बिट तक इसको पहुंचा सकता है। अगर इसी ऑर्बिट को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ले जाना हो तो वो थोड़ा ज़्यादा दूरी पर है, तो उसमें ये 5.5 मेट्रिक टन के करीब ले जा सकता है, GTO। तो अब इसको देख लेते हैं, GTO, जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट एक तरह का ऐसा ये है, ये इलिप्टिकल होता है, गोल नहीं होगा, ये इलिप्टिकल, इसका हाईली इलिप्टिकल पैथ होगा। अब इलिप्टिकल होने का क्या वो है, उसमें देखिए कि एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी के सबसे पास वाला बिंदु भी होता है और उसी ऑर्बिट में ये जो उपग्रह है ये चलते चलते सबसे दूर के बिंदु तक भी जाता है। तो जो सबसे पास वाला होता है इसको बोलते हैं पेरिजी, और जो सबसे दूर वाला बिंदु है इसको बोलते हैं एपोजी। ये आप ज्योग्राफी में पढ़े होंगे। आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। नासा ने नोकिया को चुना है 4G नेटवर्क चांद पर, मून पर, ल्यूनर स्पेस में जो है 4G नेटवर्क लाने के लिए चुना है। 4G नेटवर्क वहाँ पे बिल्ड करेगा नोकिया। और ये सब कुछ हो रहा है आर्टेमिस मिशन का हिस्सा है। आर्टेमिस मिशन जो है ये नासा का ऐसा मिशन है जिसमें पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्री मून पे लैंड करेगी और उसके साथ एक व्यक्ति भी रहेगा। तो ये आर्टेमिस मिशन अपने आप में अनोखा है कि नासा पहली बार वुमेन एस्ट्रोनॉमर को लेकर जाएंगे। 4G नेटवर्क डेवलप करने के लिए वहाँ ये क्या किस काम में आएगा 4G नेटवर्क,
वहाँ पे जितने अंतरिक्ष यात्री हैं उनके लिए यूज़ में होगा, प्लस दूर से जो रोवर उसको संचालित करेगा तो उसके लिए भी नेटवर्क की ज़रूरत होगी, और बहुत सारे कमांड कार्य जो हैं होंगे अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, वो भी इसी से संचालित होंगे। तो 4G नेटवर्क वहाँ पे बड़ा काम आने वाला है। रियल टाइम नेविगेशन होगा वहाँ पे, और हाई डेफिनेशन वीडियो स्ट्रीमिंग भी कर सकेंगे। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके। तो ये नासा ने नोकिया को एक चुना है इस काम के लिए। आर्टेमिस मिशन जो है बहुत ही एक नया कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लूनर यानी मून के सरफेस पे जाएंगी वहाँ। और ये लोग करेंगे क्या, अंतरिक्ष यात्री वहाँ जाकर कुछ ऐसी सुविधाएं बनाएंगे, वहाँ के सरफेस को कुछ ऐसा करेंगे, कुछ टूल्स टेक्निक कुछ डेवलप करेंगे वहाँ, जिसकी मदद से भविष्य में जितने भी वैज्ञानिक जाएं वहाँ, तो वहाँ लूनर सरफेस पे जांच पड़ताल, खोज, रिसर्च जितनी चीज़ें हो सके उनको और सुलभ बना सके। तो उसके लिए पूरी तैयारी होगी। ये था। नेक्स्ट देखते हैं। आर्टेमिस मिशन की थोड़ी सी डिटेल और देख लेते हैं। आर्टेमिस मिशन के तहत नासा ने 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है, जिसमें से एक भारतीय मूल के राजाचारी भी हैं। इसके अलावा देखते हैं आर्टेमिस जो है चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी में है। वो चरणबद्ध तरीके से होगा, 3 चरणों में होगा। पहला, इसमें पहली बार जो भेजे जाएंगे वो पहले मिशन के पहले चरण में फर्स्ट स्टेप में सैटेलाइट भेजे जाएंगे, यानी जो यान है वो भेजे जाएंगे, और फिर दूसरे में इसके ऑर्बिट पर पहुंचेंगे, मून के ऑर्बिट पर अंतरिक्ष यात्री पहुंचेंगे, सतह पर नहीं उतरेंगे, और तीसरे में मून पर लैंड करेंगे। तो लैंड करने के लिए एक ओरियन कैप्सूल में वो रहेंगे, और स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट है, इसके द्वारा जो है ओरियन कैप्सूल में बैठकर ये अंतरिक्ष यात्री वहाँ सतह पर उतरेंगे। ये 2024 के आसपास ये मिशन जो है होगा कंप्लीट। और ये पहली बार जो ये करीब 5 दशक पहले जो है चंद्रमा की सतह पर ये इस तरह का काम हुआ था, अंतरिक्ष यात्री पहुंचे थे। जो 26 जुलाई 1969 में 69 में पहली बार जो है चंद्रमा की सतह पर एस्ट्रोनॉमर आर्मस्ट्रॉन्ग पहुंचे थे, और उसके बाद एक बार और 72 में आखिरी बार जो है कोई वहाँ पर पहुँचा था। तो ये 2 थे, जीन शर्मन, हैरिसन श्मिट, ये 2 लोग आखिरी लोग थे जो चंद्रमा की सतह पर। उसके बाद कभी चंद्रमा वाला मिशन हुआ नहीं। अब ये फिर से आर्टेमिस मिशन नासा ने लॉन्च किया है। इसमें 3 चरणबद्ध तरीके से वहाँ पहुँचाए जाएंगे लोग। अब जो इसमें लोग पहुँचेंगे कैप्सूल में, इसमें एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी होगी। तो ये बड़ी ख़ास बात है। ठीक है, थैंक यू। रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स यानी रेडियो खगोल विज्ञान से एक अपडेट देख लेते हैं। एक अंतर सरकारी संगठन है SKAO, स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी। इसका मुख्यालय जो है ब्रिटेन में है। इसने एक जो है 2 रेडियो टेलीस्कोप्स का एक नेटवर्क बनाने का निर्णय लिया है। जो 2 रेडियो टेलीस्कोप स्थापित किए जाएंगे, एक अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में होगा, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया में होगा। इसका जो पहला फेज़ है, फर्स्ट फेज़ इस एक्सपेरिमेंट का, ये 2027 तक लगभग पूरा होगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो आइंस्टीन की थ्योरी है उसका परीक्षण करना, और ग्रेविटेशनल वेव जो होते हैं ब्रह्मांड में उनके अध्ययन के लिए भी बड़ा सुविधाजनक होगा। तो ये बहुत सारे ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य और बहुत ही जो फंडामेंटल रिसर्च होती है एस्ट्रोफिज़िक्स में, वो उसमें बहुत सारी मदद मिलेगी और हमें कुछ नया कुछ जानने को मिलेगा। मुख्यालय इसका ब्रिटेन में होगा। इसमें कुल लगभग 17 देशों ने अपने अभी तक 17 देशों ने इसमें भागीदारी दिखाई है, जिसमें से भारत भी है। इसमें 17 देश या तो समन्वय या पर्यवेक्षक के तौर पर रहेंगे। भारत इसमें समन्वय स्तर पर है, और भारत की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो टाटा
इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का ही एक ब्रांच है, नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स। तो ये भारत की तरफ से भी एक है। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी।